वुमन किसको बोला? बेटी को बोला, वाइफ को बोला या गर्लफ्रेंड को बोला? उस हिल के ऊपर ये देखो यहाँ पर लेंचो का घर है। घनन 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 गिर आए। आप सोचो क्या होगा उस लेटर के अंदर। हे गाइस, आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लूटिस। तो भाई किसने किसको लेटर लिखा, क्यों लिखा और आखिरकार इस पूरी कहानी में आयरनी क्या है, कैरेक्टर स्केचेस क्या होते हैं और इनको लिखते कैसे हैं। अगर आपके मन में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं या फिर स्टोरी समझ में नहीं आ रही है या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स आपको परेशान कर रहे हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस, क्योंकि इस वीडियो में हम सब क्लियर कर देंगे। आपको पूरी स्टोरी लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे हम जहाँ पे आपको डाउट रह जाए। सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को हाईलाइट करके उनका मीनिंग लिख लेंगे और साथ ही साथ में लेंचो और पोस्टमास्टर दोनों के कैरेक्टर स्केचेस भी निपटा देंगे। भाई वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पीवाईक्यूज और उनके आंसर्स को मैंने स्टोरी की रीडिंग में ही इंटीग्रेट कर दिया है ताकि रीड करते करते आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है और आपको फोकस कहाँ पे करना है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है पल्लवी सिरोही और आप देख रहे हैं 10th टॉपर्स। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश। आज हम लोग आपकी बुक जो है ना फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, वहां से आपके इंग्लिश के कोर्स को शुरू करने वाले हैं। मेरा नाम पल्लवी है, मैं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ एंड आई होप आप और मैं मिलकर बहुत सारा मजा भी करेंगे। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आपके पहले चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। काफी इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग टाइटल है ये। जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं ना, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, ये कौन बेवकूफ है जो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। राइट, ऐसा क्या हुआ पहले तो कि लेटर लिखना पड़ा भगवान को डायरेक्टली, और उसके बाद में आगे क्या हुआ होगा? क्या उसका रिप्लाई आया होगा? क्या इस इंसान को मदद मिली होगी? क्या इसको कोई प्रॉब्लम थी इसलिए इसने लेटर लिखा, या फिर भगवान को चिट्ठी लिख करके इसने बहुत सारी चीज़ें मांग ली होंगी, दौलत, शोहरत, दुनिया पर हुकूमत, सारी चीज़ें मांग ली। सो व्हाट इज़ दिस लेटर अबाउट? राइट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। और एक बार ये सोचो कि आपकी भगवान में कितनी श्रद्धा है। क्या आप मानते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हाँ तो किस हद तक? क्योंकि आजकल हम लोग ना एक ऐसे साइंस के ज़माने में रहते हैं जब हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। शो मी दैट गॉड एग्जिस्ट्स। किसने देखा है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे पता कि भगवान ही है? कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी है, कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स है, अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। राइट, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं जो कहते हैं भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा होती है कि वो मन्नत मांगते हैं और फिर कई कई 100 या हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, यात्राएं करते हैं, है ना। जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और मानते हैं कि भगवान ने ही पूरी की है। क्या आपने कभी कोई ऐसी मन्नत मांगी है जो पूरी हो गई? तो शायद ऐसी ही कोई कहानी हम लोग आज पढ़ने वाले। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, छोटा सा चैप्टर है। सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करके उनके मीनिंग्स मैंने पहले से आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप लोग उनको नोट कर लेना। और उसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं ना, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी। सो माई रिकमेंडेशन टू यू इज, माई आस्क इज, प्लीज 2 हाइलाइटर्स अपने साथ हमेशा रखना है इस पूरी क्लास में। जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे मेरे साथ, हाइलाइटर्स लेके आना। एंड कीप 1 कलर जिससे आप सारे के सारे पीवाईक्यूज को हाईलाइट करोगे, एंड कीप 1 कलर हाइलाइटर जिससे आप सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करके उनका मीनिंग लिखोगे। ठीक है, इफ यू डू दिस गाइज, इट विल चेंज द वे यू रीड एंड द वे यू मेमोराइज थिंग्स। आपको इससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, हाइलाइटर्स बहुत सस्ते आते हैं, इन्वेस्ट इन देम एंड यूज देम। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपके चैप्टर का स्टार्टिंग, अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा विचार करो। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ यानी कि बिलीफ, ट्रस्ट, श्रद्धा, है ना, हमारा जो विश्वास होता है। तो कहते हैं भाई विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता, बट फेथ कैन मूव माउंटेन्स का ये मतलब नहीं है कि पहाड़ के साइड में खड़े होकर धक्का मारोगे तो पहाड़ ही हिल जाएगा। नॉट लिटरली, मेटाफोरिकली इसका मीनिंग है कि अगर श्रद्धा हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। राइट, अगर आपके मन में विश्वास हो कि भाई इस साल तो 10th के टॉपर्स हम ही बनेंगे, तो जरूर बन सकते हो। राइट, एफर्ट लगाना है, यू हैव टू पुट योर शोल्डर टू द व्हील एंड आफ्टर दैट रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? भाई फेथ तो बहुत पावरफुल चीज है, इट कैन मूव माउंटेन्स, लेकिन हमें ये श्रद्धा किस चीज में रखनी चाहिए? भगवान में, साइंस में, रिलेशनशिप्स में, खुद में, किस में रखनी चाहिए? ऐसा सवाल पूछा गया है। दिस इज अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली यानी कि जेंटली, बहुत प्यार से, विनम्रता से ये सवाल उठाया गया है इस कहानी में। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पहला कैरेक्टर है, जो हमारा
प्रोटैगनिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो हमारा हीरो है, राइट, वो है लेंचो। लेंचो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। लेंचो कौन है? ही इज अ फार्मर, खेती करता है, किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, इन्होंने ही लिखी है ये चिट्ठी भगवान को। कब लिखी? व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, उसकी फसल जब खराब हो जाती है तब भगवान को एक चिट्ठी लिखी आस्किंग फॉर 100 पीसोस। तो कुछ पैसे मांगे हैं इसमें। पैसे मतलब कि इंडियन रुपीज नहीं मांगे हैं, क्या मांगा है? पीसोस मांगे हैं। पीसोस क्या होता है? जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं, ऐसे आई थिंक 8-10 कंट्रीज हैं जिसमें अर्जेंटीना, मेक्सिको, फिलीपींस, चिली, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं पीसोस, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, पीसोस की जगह पैसा लिख देते हैं। पैसा नहीं है, पीसोस है, ठीक है। तो 100 पीसोस मांगे। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या ये चिट्ठी भगवान को पहुंची? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और फिर क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो पढ़ने से पहले इन सवालों के बारे में थोड़ा सा सोचो, मज़ा आएगा, और फिर स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें इसके जवाब भी मिलेंगे। गाइज, जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा ना, स्पेशली द फर्स्ट लाइन, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो तुरंत मेरे दिमाग में ना एक स्नैपशॉट आया फ्रॉम अ मूवी माझी द माउंटेन मैन। ये एक मूवी बनाई थी ऑन अ पर्सन कॉल्ड दशरथ माझी, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। बिहार में बोधगया के पास में उनका एक गांव है, बहुत ही छोटा सा। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैं और विक्रांत, मेरे हस्बैंड, हम लोग ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे गए भी थे। एंड बहुत ही मतलब इन द मिडल ऑफ नोवेयर, आसपास कुछ भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, दूर दूर तक आपको ना कोई इंसान दिखाई देगा, ना बैलगाड़ी दिखाई देगी, जस्ट ड्राई सूखा हुआ लैंड, कहीं कहीं पर एक आध पेड़ कहीं पे खड़ा है, और पथरीला इलाका है पूरा। तो यहाँ पर ये रहते थे। एंड इनकी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, जो नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ। इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये एक ऐसी जगह पे रहते थे जिसके आसपास कनेक्टिविटी नहीं थी, और इनको सबसे नज़दीक का अस्पताल या स्कूल या जो भी नियरेस्ट इनका टाउनशिप था, वहाँ तक जाने के लिए एक माउंटेन के ऊपर चढ़ के, उसके बगल से ऐसे क्रॉस करके, सर्कमवेंट करके, उतर के और फिर जाना पड़ता था। तो ये एक बहुत लंबा ट्रैक था और बहुत ही मुश्किल ट्रैक था। इसके वजह से इनके गाँव में कई तरह की सुविधाएँ नहीं थी। नाउ दिस पर्सन, एक दिन ये काम कर रहे थे, एक लेबरर थे, लैंडलेस लेबरर थे, दिहाड़ी पे काम करते थे। एक दिन काम कर रहे थे और इनकी वाइफ जो है वो इनके लिए खाना लेकर के आती हैं, एंड वापस जाते वक्त उनका पैर फिसल जाता है एंड वो स्लिप होती हैं, एंड उनको हॉस्पिटल ले जाने में पूरा पहाड़ चढ़ के जब जाना पड़ता है तो टाइम पे वो लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते, और उस टाइम पर वो एक बेबी भी एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो उनके साथ में उनकी बेबी की भी डेथ हो जाती है। तो दशरथ माझी को इतना दुख होता है, वो ये सोचते हैं कि ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़, इस पहाड़ की वजह से मेरे वाइफ की डेथ हो गई और अब वो मेरे साथ नहीं है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि इस पहाड़ को मैं खुद अपने हाथों से एक हथौड़ा और छेनी लेकर के काट काट करके तोड़ के अलग कर दूंगा, और बीच से एक रास्ता बनाऊंगा जिसमें से मेरे गांव के लोग आसानी से जा पाएंगे। इतना बड़ा काम उन्होंने अपने सर पे लिया, आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ एक छेनी और हथौड़ा, कोई इसमें ड्रिल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई और लोग इन्वॉल्व नहीं है। 22 सालों तक दशरथ माझी ने उस पहाड़ को हथौड़े और छेनी से ऐसे टुक 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 करके तोड़ा, और फाइनली, बिलीव मी गाइज, यहाँ पे जो आप ये इमेज देख रहे हो ना, यही वो पहाड़ है। इतना चौड़ा तो नहीं तोड़ा था उन्होंने, बट उन्होंने यहाँ से एक रास्ता बना दिया था जिसमें से लोग जा सकते थे। और जब वो रास्ता बना, जैसे ही वहाँ पे गैप बना ना, तो गांव वालों को भी एक उम्मीद आई कि यार अब तो ये किया जा सकता है, तो और लोग भी उनके साथ जुड़ गए। एंड फाइनली अब देखो यहाँ पे इतना चौड़ा एक रोड बना दिया है जिस पर से अभी गाड़ियाँ भी आ जा सकती हैं। सो वन मैन्स फेथ, दशरथ माझी एक अकेले इंसान थे, उनकी जो उनका भरोसा, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा इतनी मजबूत थी कि लिटरली ही मूव्ड द माउंटेन, उन्होंने तोड़ दिया, पहाड़ को बीच से अलग कर दिया। कितनी पावरफुल स्टोरी है। इसी स्टोरी के साथ में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी लेंचो की स्टोरी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो आप इसको ना एक मूवी की तरह से इमेजिन करो कि ओपनिंग सीन है, जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है आप क्या देख रहे हो? एक घर देख रहे हो। किसका घर है? ये लेंचो का घर है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इसका क्या मतलब है? इट्स अ सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी काफ़ी लोगों को पता है, कोरोना के बाद में कन्फाइनमेंट हुआ था, सॉलिटरी रहना था, है ना, एकदम आइसोलेटेड थे हम सब लोग, कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो उसी तरीके से ये वैली के अंदर एक लौता ऐसा घर है जहाँ पर लेंचो रहता है। इट्स सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट यानी कि पीक, यानी कि छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जो टिप होती है, जो पीक होता है, वहाँ पर उसका घर है। तो उसको आप कैसे याद करोगे? देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्राइंग बनाया है।
ये जो है 2 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं, राइट? तो ये जो वैली है, इस वैली में एक छोटा सा हिलॉक है या छोटी सी एक हिल है, माउंटेन्स के बीच में एक हिल है। उस हिल के ऊपर ये देखो यहाँ पर एकदम टॉप पर, पीक पर, या जिसको बोलेंगे क्रेस्ट पर, लेंचो का घर है, ठीक है? और ये इकलौता घर है यहाँ पर और किसी का घर नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि लेंचो इज अ नेचर लवर, वो अकेले यहाँ पर रहता है अपनी फैमिली के साथ में। आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. बहुत लंबा सेंटेंस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ से कई बार PYQs आए हैं, तो उसको समझ लेते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में ये जो वैली है, इस पर एक छोटी सी हिल है। इस हिल के ऊपर क्रेस्ट पर ये लेंचो का घर है। अब ऊंचाई से जब वो नीचे देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? यहाँ पर ये देखो, लेंचो ने खेती कर रखी है। किस चीज़ की? राइप कॉर्न, कॉर्न यानी कि मक्का, तो मक्के की खेती कर रखी है। और ये जो खेती है, इसमें कहीं कहीं पर इट इज डॉटेड विद फ्लावर्स विच प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। आपको गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वाज डॉटेड विद फ्लावर्स? तो ये जो डॉटेड विद फ्लावर्स है, इसका क्या मतलब है? कहीं कहीं पर फूल लगे हुए हैं। द फील्ड इज स्कैटर्ड विद सम येलो फ्लावर्स। देखो यहाँ पर मान लो ये जो है, ये लेंचो का खेत है। इसमें ये जो आपको हरे हरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे मान लो भुट्टे के प्लांट्स हैं। और इसके ऊपर आपको ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये मान लो फ्लावर्स हैं, ठीक है? तो मान लो इतने सारे जो प्लांट्स हैं, इसमें एक फ्लावर यहाँ पर, एक फ्लावर यहाँ पर, एक फ्लावर यहाँ पर है ना? सो इट इज स्कैटर्ड या फिर इट इज पेपर्ड या इट इज डॉटेड विद द फ्लावर्स। उसी तरीके से आपने पिज्जा खाया होगा, राइट? आपकी फेवरेट टॉपिंग को आप इमेजिन करो, जो भी है। मेरे लिए इट्स मशरूम्स। तो ये जो पिज्जा है, इसके ऊपर हम कह सकते हैं दैट द पिज्जा इज डॉटेड विथ टमेटोज, या फिर द पिज्जा इज डॉटेड विथ मशरूम्स। समझ आया? डॉटेड का मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे कहीं कहीं पर लगा हुआ है, बिखरा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है? ओके। तो डॉटेड का क्या मतलब होता है? स्कैटर्ड या फिर पेपर्ड भी कह सकते हैं, बिखरे हुए। और इसकी क्या अहमियत है ये आप समझो। आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, लेकिन जब आप ये समझोगे ना, तो आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आएगा कि आगे भी ये फ्लावर्स का रेफरेंस है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये समझ में आएगा। आप सबको पता है भुट्टा कैसा होता है? उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो अपन खाते हैं। वैसे एक सीड को अपन प्लांट कर देंगे, ठीक है? प्लांट करेंगे, उसमें से पौधा निकल के आएगा। ये बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फिर एक पॉइंट पे आकर के ये देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पर आकर के इसकी हाइट रुक जाती है, राइट? जब ये अपने टॉलेस्ट लेंथ पे आ जाता है, हाइट पे आ जाता है, तब इसके ऊपर एक पॉइंट पर आकर के इस तरीके के येलो फ्लावर्स आते हैं। ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसमें पॉलिन्स होते हैं, जो जब भुट्टे का जो बड होता है उसके अंदर जब पहुंचते हैं, तभी उसके अंदर भुट्टा उगता है। अगर ये फ्लावर्स नहीं होंगे तो पॉलिन्स नहीं होंगे, और पॉलिन्स नहीं होंगे तो भुट्टा बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो वो जो फसल है वो पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो ये जो राइप पके हुए भुट्टे की ये जो फसल है, उसमें कहीं कहीं पे ये फूल लगे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे हमेशा खेती या फसल क्या बहुत अच्छी होती है, होगी, क्योंकि जब फूल होंगे तो पॉलिन्स होंगे, पॉलिन्स होंगे तो भुट्टे अच्छे बनेंगे, राइट? या भुट्टे बन पाएंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, ठीक है? तो धरती को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक डाउनपोर, डाउनपोर यानी कि झमाझम बारिश, बहुत ही ज़ोर से घनन घनन बारिश आ जाए, और एटलीस्ट अ शावर, शावर यानी कि रिमझिम बारिश, हल्की हल्की। भाई अगर ज़ोर से बारिश ना आए तो एक हल्की सी फुहार ही आ जाए, ठीक है? इस चीज़ की ज़रूरत थी। शावर यानी कि लाइट रेन, या फिर जिसको हम ड्रिजल भी बोलते हैं। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast, ठीक है? सुबह से थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो जो है हमारा, उसने कुछ भी नहीं किया था, ही हैड डन नथिंग, बट क्या किया था? लुक्ड एट द स्काई, स्काई की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जहां से वहां पर बादल आते होंगे और वहीं से बारिश होती होगी। अब इसको पता है कि मेरे खेतों को बारिश की बहुत ज़रूरत है, किसान के लिए बारिश की बहुत अहमियत होती है, राइट? तो वो वेट कर रहा है कि जैसे ही बारिश आए तो मेरी फसलों को पानी मिले और मेरे भुट्टे जो हैं वो बढ़िया एकदम पक्के तैयार हो जाए। सो ही इज़ वेटिंग। सो सुबह से वहाँ पर आस लगा के खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? आपने मूवी देखी है लगान?
उसके अंदर आपको याद है जब सूखा पड़ा होता है और सब लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, याद है? और उस सीन में फिर एक गाना आता है बाद में, घनन घनन घन घिर आई वर्षा। उससे आप याद करो, ऐसे सोचो कि बैकग्राउंड में गाना बज रहा है आपकी मूवी में और वहां पे लेंचो खड़ा है एकदम ऐसे करके, कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश। ठीक है, तो घनन घनन चल रहा है यहाँ पे। आगे देखो, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो ये कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है कि भाई अब तो पक्का ही पानी गिरने वाला है। वुमन, वुमन किसको बोला? अपनी बेटी को बोला, वाइफ को बोला या गर्लफ्रेंड को बोला? यहां पर हम लोग अज्यूम करेंगे कि वुमन उसने अपनी वाइफ को बोला। ठीक है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो ये जो औरत है, जो उसकी वाइफ है, वो सपर प्रिपेयर कर रही है। सपर यानी कि डिनर, जो दिन का आखिरी खाना होता है शाम का, उसको हम सपर बोलते हैं। तो सपर बना रही हैं और कहती हैं यस गॉड विलिंग। ये जो सेंटेंस है ना, यस गॉड विलिंग, देखो इसको मैंने ऑरेंज डॉटेड लाइन से अंडरलाइन किया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, कौन से फ्रेजेस हैं या कौन सी लाइन्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जिससे आपको ये पता चलता है कि लेंचो वॉज अ बिलीवर इन गॉड। अगर यही चीज़ ऐसे पूछी जाए कि लेंचोज फैमिली बिलीव्ड इन गॉड, तो ये सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? उसकी वाइफ ने ये नहीं कहा कि हाँ ये तो आ जाएगी, आप कह रहे हो तो आ जाएगी। नहीं, क्या बोला उसने? उसकी वाइफ ने बोला हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर आएगी। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. क्या हुआ अभी? द ओल्डर बॉयज, तो इनके जो बड़े लड़के हैं वो दे वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि वो खेत में काम कर रहे हैं। while the smaller ones, जो छोटे लड़के हैं, they were playing near the house, वो घर के पास खेल रहे हैं। until the woman called to them all, come for dinner, जब तक उनकी माँ ने उनको बुलाया नहीं कि भाई खाना खाने के लिए, डिनर खाने के लिए आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने बच्चे हैं, लेंचो के कितने बच्चे हैं? आपको गेस करना है। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, इसको पढ़ो, इसके अंदर आंसर है, इसको पढ़ो और मुझे बताओ कितने बच्चे हैं। सोच लिया? बताओ कितने बच्चे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो हम इसको कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। द ओल्डर बॉयज, बॉयज में प्लूरल आ गया, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि कम से कम 2 लड़के तो हैं बड़े। और फिर द स्मॉलर वंस, ठीक है, वंस भी प्लूरल हो गया, यानी कि कम से कम 2 छोटे, कम से कम 2 बड़े और कम से कम 2 छोटे, और सारे के सारे लड़के हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 4 बच्चे तो इनके हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। राइट, द ओल्डर बॉयज, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं, क्रिकेट टीम भी हो सकती है, वी डोंट नो। राइट, सो देयर आर एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन इन द हाउस, ये हमें पता चलता है। ओके, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो, लेंचो को पता है कि बारिश की बहुत ज़रूरत है एंड ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली यानी कि बहुत अच्छे से, नज़दीकी से, करीबी से जानता था वो अपनी फील्ड्स को। उसको पता था मेरी फील्ड्स को, मेरे खेतों को पानी की ज़रूरत है। तो सुबह से वो ताक लगाए खड़ा है, घनन 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 गिर आए, वेट कर रहा है ना। और वेट करते करते, देखते देखते डिनर का टाइम हो गया और माँ ने खाने के लिए बुला लिया है। तो पूरा दिन उसको निकल गया है वेट करते करते कि बारिश कब आएगी। आगे देखो, it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो जब वो खाना खाने बैठे, डिनर करने बैठे, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट यानी कि फोरकास्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की थी कि भाई अब तो बारिश आएगी, है ना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट जिस दिशा में लेंचो सुबह से खड़े होकर के देख रहा था, वहां से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि बादल आ रहे हैं, वो माउंटेन से टकरा के आ रहे हैं या माउंटेन के पीछे से आ रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि इतने बड़े बड़े बादल जो देखने में पहाड़ जैसे बड़े दिख रहे थे। ठीक है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि बड़े बड़े बहुत विशाल घने बादल आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। ठीक है, इसमें एक्चुअल पहाड़ों से लेना देना नहीं है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम मेटाफर बोल सकते हैं। बादलों को पहाड़ों के साथ में कंपेयर किया है ना। बादल तो कितने ऐसे छोटे दिखते हैं ना पहाड़ों के सामने, लेकिन ये बादल इतने बड़े, इतने घने थे कि जब देखो तो ऐसा लग रहा था पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स इज अ मेटाफर।
तो ये बड़े बड़े बादल आते हुए दिख रहे थे। दे कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी कि कमिंग क्लोज, नजदीक आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो भाई जब नई नई बारिश आती है, बारिश गिरती है मिट्टी पर, तो जो खुशबू आती है और जो आनंद आता है, ठंडी हवा चल रही होती है ना, एक मज़ा सा आता है। तो उसी को बोला द एयर वॉज फ्रेश, एकदम फ्रेश ताज़ी हवा, एंड स्वीट। जब इतने इंतज़ार करने के बाद में सुबह से खड़ा है लेंचो, और रात को जब आकर के बारिश गिरी तो उसको कितना मीठा, कितना प्यारा लगा होगा वो एहसास, है ना। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." देखो कितनी प्यारी बात बोली लेंचो ने। जैसे ही बारिश गिरने लगी और उसके मन में खुशी सी आई, तो वो फटाफट उठ करके खाना छोड़ के बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और काम से नहीं। क्यों गया? फॉर द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, कि भाई इतना वेट कर रहा हूँ मैं जिस चीज़ का, फाइनली वो बारिश आके गिर गई है। तो जाके खड़ा हो गया उसके नीचे और फील कर रहा है कि भाई बारिश गिर रही है, कितना सुकून है, कितना अच्छा लग रहा है। और फाइनली उसके खेतों को जो बारिश की ज़रूरत थी वो पानी गिर रहा है, तो वो खुशी यहाँ पे दिखाई देती है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड यानी कि बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में उसने बोला। क्या बोला? दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। देखो यहाँ पर मैंने डॉटेड अंडरलाइन किया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। कई बार ये PYQ पूछा जाता है। ऐसा पूछते हैं कि वाई आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू कॉइन्स, ठीक है। तो इसने ऐसा बोला कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से, ये क्या है? ये तो नए सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े वाले जो ड्रॉप्स है, बूंदे हैं, दे आर 10-cent पीसेस। जैसे इंडिया में रुपए और पैसे होते हैं, छोटा डिनोमिनेशन पैसा होता है, वैसे ही लैटिन अमेरिका में पीसोस बड़ा करेंसी है और उसी का छोटा जो सिक्के होते हैं उनको सेंट्स बोलते हैं। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent पीसेस। जो बड़े वाले वो 10 सेंट के टुकड़े हैं और जो छोटी वाली बूंदे हैं वो 5 सेंट की पीसेस हैं, ऐसा बोला। क्यों बोला ये उसने? एक बार सोचो, बारिश को लेंचो ने पैसों के साथ में क्यों कंपेयर किया? भाई देखो, किसान है ना। किसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसकी लाइवलीहुड क्या है? उसकी खेती बढ़िया कैसे होगी? जब बारिश आएगी और पानी से उसकी फसलें सिंचेंगी तब उसकी खेती बढ़िया होगी। खेती बढ़िया होगी तो बेचेगा तो दाम अच्छा मिलेगा, है ना। तो एक तरीके से जो बारिश हो रही है उसी के वजह से उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे जब वो अपनी फसल बेचेगा। इसलिए उसने कहा कि भाई ऐसा मानो कि बारिश नहीं, साक्षात पैसे ही बरस रहे हैं आसमान से, ठीक है। कहने का तरीका है कि भाई अब तो बहुत बढ़िया फसल होगी और बहुत सारे पैसे आएंगे, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. क्या हुआ? अभी खड़े होकर देख रहा है अपनी फसल को। With a satisfied expression, satisfied यानी कि pleased, content, बहुत खुश है वो अपने field। He regarded यानी कि he looked at, उसने देखा। किसको देखा? अपनी फील्ड को, अपने खेतों को देख रहा है। राइप यानी कि पके हुए मक्के की जो खेती है उसको देख रहा है बहुत ही सुकून से। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड यानी कि लिपटी हुई, है ना। तो हम कहते हैं ना जैसे बारिश की चादर आ गई, बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो ऐसे 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 गिरती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे झिलमिल झिलमिल एक चादर जैसी हो सामने, तो उसी को बोला कर्टन ऑफ रेन। तो बारिश की बूंदों में बेसिकली उसकी जो पूरी फील्ड थी वो नहा गई थी, उसके खेत एकदम बारिश में नहा गए थे, बारिश की बूंदों में लिपटे हुए थे। उसको बोला ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब देखो कैसे उसकी जो खुशी है ना वो दुख में बदलेगी बहुत ही फास्ट। तो क्या हुआ? सडनली, अचानक से, a strong wind began to blow, एक बहुत तेज हवा चलने लगी, and along with the rain, और बारिश के साथ में very large, बड़े बड़े hailstones यानी कि ओले began to fall। तो अच्छी भली बारिश आ रही थी, लेंचो खुश हो रहा था देख करके अपनी मक्के को। सडनली तेज हवाएं आई और ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। तो कटाक्ष किया, यहाँ पर सार्काज्म किया कि लेंचो कह रहा था ना कि ये बारिश के बूंदे नहीं है, ये तो 5 सेंट और 10 सेंट के पीसेस हैं। तो लेखक अब ये कह रहे हैं कि अब जो ओले गिर रहे थे वो जरूर पैसों से या न्यू सिल्वर कॉइन्स से रिजेंबल करते थे। क्यों कहा ऐसा, ये भी पूछा जाता है। These why does the writer say that the hailstones resembled new silver coins? ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि hailstone, what were the hailstones compared with? ओके, तो क्या बोला गया कि जो hailstone है
वो नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। ठीक है, हेलस्टोन सबको पता है क्या होता है। बेसिकली बर्फ के छोटे छोटे गोले होते हैं जो बारिश के साथ में गिरते हैं। और ये जो ओले होते हैं ना, ये एकदम पत्थर की तरह हार्ड होते हैं। ठीक है, एकदम सख्त बर्फ होती है और ये इतने छोटे छोटे से लेकर के इतने बड़े बड़े तक हो सकते हैं। जब गिरते हैं ना तो चोट भी लगती है, बहुत हार्ड, जैसे पत्थर ही गिर रहा है ना, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो अब क्या बोला कि ये जो हेलस्टोन्स हैं, दे डिड रिजेंबल यानी कि उसके जैसे लगते थे। दे लुक लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज, उनके जो बेटे हैं लेंचो के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, एक्सपोजिंग यानी कि अपने आप को उसके सामने लाते हुए, दिखाते हुए, प्रकट करते हुए। तो किसके सामने? रेन्स या ओले जो गिर रहे थे उसके सामने, उसमें दौड़ते हुए गए ओलों के बीच में और क्या किया? दे बिगैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो जो ओले थे उनको इकट्ठा करने लगे। हो सकता है पहली बार देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बर्फ गिर रही है ऊपर से, ठंडी ठंडी, मजा आया होगा। तो बच्चे हैं, वो तो जाकर के उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ओलों को फ्रोजन पर्ल्स के साथ में कंपेयर किया गया। तो आपको जब पूछा जाता है कि ओलों को किस चीज़ से, हेलस्टोन्स को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है। वन इज सिल्वर कॉइन्स, द सेकेंड इज फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, क्यों किया गया? जैसे पर्ल्स होते हैं, मोती होते हैं, थोड़े से शाइनी होते हैं, गोल गोल होते हैं, करीबन इसी साइज़ के होते हैं, राइट। वैसे ओले भी शाइनी शाइनी वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं, गोल हैं और उसी साइज रेंज में होते हैं। तो जो ओले गिर रहे थे वो नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे या फिर फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स की तरह लग रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे दोनों ही जगह पे देखोगे तो न्यू सिल्वर कॉइन्स और फ्रोजन पर्ल्स, इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज समथिंग और समवन हैज द सेम क्वालिटीज एज समथिंग एल्स, यानी कि एक चीज है, उसकी क्वालिटीज किसी और चीज से एकदम मेल खाती है। किस तरह की क्वालिटीज? वो कैसा दिखता है, वो किस शेप का है, किस साइज का है, किस कलर का है, या फिर वो कैसा टेस्ट करता है, या फिर वो कैसा महसूस करता है। कोई भी चीज हो सकती है, बट एक चीज की क्वालिटी को दूसरी चीज की क्वालिटी से डायरेक्टली कंपेयर किया गया, उसको बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पे आप देखो, हेलस्टोन्स जो ओले हैं, दे लुक लाइक फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, वो जमे हुए मोतियों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। उसी तरीके से वो जो हेलस्टोन्स हैं वो नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर साइज, बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड बिकॉज देयर कलर इज सिमिलर टू फ्रोजन पर्ल्स एंड न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। द मैन कौन है? लेंचो। लेंचो ने क्या बोला? अब तो भाई ये बहुत खराब होता जा रहा है, बद से बदतर हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मेरी उम्मीद है कि ये फटाफट से बस अब खत्म हो जाए। काश अब ये जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, ये रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये फटाफट से खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो अब क्या हुआ उसके साथ में? 1 घंटे तक लगातार ये जो ओले थे ये गिरते ही गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए। और जो घर है लेंचो का, द हाउस, उसका जो गार्डन है, उसकी जो छोटे से हिल के ऊपर उसका घर है, वो पूरी की पूरी हिल की जो साइड है वो पूरी हिल साइड, कॉर्नफील्ड उसकी जो मक्के की खेती है, और पूरी की पूरी वैली ओलों से ढक चुकी है। ऊपर से जब देख रहे हैं, जो उसका हिल है, हिल के ऊपर घर है, घर से जब वो देख रहा है तो कैसा प्रतीत होता है? ऐसा लग रहा है कि उसकी जो फील्ड है, उसके जो खेत हैं, एकदम सफ़ेद हो गए हैं, जैसे कि किसी ने उसके ऊपर जाकर के नमक छिड़क के उसको कवर कर दिया हो। इतने ज़्यादा ओले, इतनी ज़्यादा बर्फ गिर चुकी है। ठीक है, इस पेज पे आप देखोगे ना गाइज, तो यहाँ पर अब आपको देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि जब ये ओले गिरे, 1 घंटे तक गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, तो लेंचो की जो खेती थी उसके साथ में क्या हुआ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, उसके जो पेड़ थे आसपास वैली में, उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके मक्के की जो खेती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। डिस्ट्रॉयड यानी कि रूइंड, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। आपको याद है फ्लावर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? जो मक्के की खेती होती है उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, उनके ही पॉलन से जो भुट्टे होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर नहीं होगा तो भुट्टे नहीं बन पाएंगे। अब देखो, इसके जो फ्लावर्स थे वो सारे के सारे दे आर गॉन, वो सारे टूट के गिर गए हैं फ्रॉम द प्लांट्स।
लेंचो's soul was filled with sadness. सोल यानी कि उसकी जो रूह थी, उसकी आत्मा, वो एकदम दुख से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. जब ये आंधी खत्म हुई, जब हेलस्टोन्स गिरने बंद हुए, तो लेंचो जाकर के अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ अपने बच्चों के साथ और अपने बेटों को क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट. प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि लोकस्ट टिड्डे होते हैं, एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो झुंड में आता है, हजारों की तादाद में आता है. और जब ये लोकस्ट आते हैं ना, तो जितना भी एरिया जहाँ पर भी ये जाते हैं ना, पूरे के पूरे में जितनी भी फसल होती है उसको बर्बाद कर देते हैं, एकदम नष्ट, कुछ भी नहीं बचता. अगर टिड्डे आ जाए ना, तो आप सोचो कि उस किसान की जो खेती है ना, वो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई कंप्लीटली. ये क्या कह रहा है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर. अगर टिड्डों का एक बहुत बड़ा झुंड भी आ जाता और अटैक कर देता हमारी फील्ड के ऊपर, तो भी कुछ बच जाता. लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. जो ओले गिरे हैं उससे तो कुछ भी नहीं बचा. इस साल हमारे को बिल्कुल भी कॉर्न की खेती या भुट्टा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हार्वेस्ट नहीं होगी. ठीक है, अब आप सोच सकते हो एक किसान के लिए कितनी बड़ी चीज़ है. कितने महीने तक काम करते हैं, बीज बोते हैं, फसल की रखवाली करते हैं, पानी डालते हैं, खाद पानी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, टेंड करते हैं, उसको बड़ा करते हैं. और लास्ट स्टेज में जाकर के वो जो पकी हुई मक्के की जो खेती थी, लास्ट स्टेज में जाकर के ओले गिरने से वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. तो अब एक फार्मर के पास क्या बचा? ना तो खेती बची, और जितने भी पैसे होते हैं वो तो जनरली इन्वेस्ट कर देते हैं ये सीड खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, है ना, ये सब सो करने के लिए. तो एक तरीके से लेंचो फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गया है. ओके, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. सॉरोफुल यानी कि दुख भरी, वेरी सैड. तो वो रात उनके लिए बहुत दुख भरी थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. अब ये कौन बोल रहा है हमें बताया नहीं है, लेकिन लेंचो, उसकी वाइफ या उसके बच्चे, उसकी फैमिली में ये बातें चल रही हैं कि भाई हमने जितना भी काम किया पूरे साल, इट वॉज फॉर नथिंग. अब हमें कुछ नहीं मिलेगा उसके लिए. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. और अब हमारी मदद भी कोई नहीं कर सकता. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल तो हम सब भूखे ही रहेंगे, या हम भूखमरी से मर जाएंगे. इस तरीके के ख्याल सबके मन में आ रहे हैं. बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इतनी प्यारी बात बोली जो आपको लेटर टू गॉड चैप्टर है उसका जो फाउंडेशन है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. देखो, मैंने इसको अगेन डॉटेड अंडरलाइन किया है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोर्ट करो कि लेंचो बिलीव्ड इन गॉड, ये उनमें से एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स है. ठीक है, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस. सॉलिटरी यानी कि जो अकेला इकलौता घर था. तो भाई उस वैली में जो इकलौता घर था उसमें जितने भी लोग रहते थे, उनके दिलों में एक उम्मीद, एक होप बची हुई थी. क्या थी वो? हेल्प फ्रॉम गॉड. की भाई भगवान ज़रूर मदद करेंगे. भले कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा सारा काम बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. क्या बोला? भाई इतना भी दुखी मत हो. इवन दो, हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इट इज अ टोटल लॉस, फिर भी याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट लाइन जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो लेंचो और उसकी वाइफ के बीच में बातें चल रही हैं, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं. एंड इवन तो उनको लग रहा है कोई और मदद नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जरूर करेंगे, ये उनको उम्मीद है. राइट, तो अब क्या कह रहे हैं? रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब आप ये सोचो कि क्या ये स्टेटमेंट सच है? क्या सच में कभी कोई भूख से मरा नहीं या मरता नहीं है? ये बात तो सच नहीं है. राइट, हम सब ने देखा है, न्यूज़ में देखा है, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, और नहीं तो आपने यूनिसेफ के लोगों में या कहीं पे ब्रोशर में कहीं पे देखा होगा कि भाई भूखे बच्चे एकदम यहाँ वहाँ मरे ही जा रहे हैं, है ना, खाने की कमी से. सच बात है ना, कितना दिन बिना खाए हम लोग जी सकते हैं? तो बिना खाने के इंसान मर सकता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसका क्या मतलब है? कि भगवान है, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, और भगवान मदद करेंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे. भूखा तो हमें भगवान नहीं मरने देगा, ये कहना चाहते हैं. ठीक है,
नो वन डाइज ऑफ हंगर का ये मतलब नहीं कोई मरता नहीं है, इसका मतलब ये है भगवान में हमें इतना भरोसा है कि भगवान हमें भूख से नहीं मरने देंगे, ये कहना चाहते हैं। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's not conscience, conscience. बहुत सारे लोग इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये कंसाइंस नहीं होता है, क्या होता है? कॉन्शियंस। ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलो, कॉन्शियंस। ठीक है, कॉन्शियंस क्या होता है? हमारी अंतरात्मा, जो हमारे अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है ना कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं कॉन्शियंस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हालांकि सब बहुत दुखी थे, सोच रहे थे कि अब क्या होगा, भगवान में उम्मीद थी, और पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा, भगवान से उसने जो उम्मीद लगा रखी थी उसी के बारे में वो सोच रहा था। अब उसको क्या बताया गया था? द हेल्प ऑफ गॉड। अब भगवान क्या है? गॉड, whose eyes as he had been instructed यानी कि उसको बताया गया था, he had been told कि भगवान सब देखते हैं, भगवान की नजरों से कुछ नहीं छुपता। आप में से भी कुछ लोग इससे रिलेट कर सकते हो, आपको भी बोला होगा कि भगवान के सामने कुछ नहीं छुपता, भाई जो भी करोगे, छुपके भी करोगे तो भगवान तो देख लेते हैं, कर्मा आएगा तुम्हारे पीछे, कहते हैं ना। वैसे ही लेंचो को भी बोला हुआ है कि भगवान मदद करेंगे क्योंकि उनकी आंखों से तो कुछ भी नहीं छुपता, वो सब कुछ देख लेते हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन वो चीजें जो हम सिर्फ मन ही मन में सोच रहे हैं, हमारे मन में वो चीजें भी भगवान देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। तो लेंचो की क्वालिटी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, उसको एक बैल से, एक ऑक्स से कंपेयर किया गया। ठीक है, क्यों? बैल बुद्धि बोल रहे हैं क्या उसको? लेंचो बैल बुद्धि ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेंचो इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पर भी एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? जब एक चीज की क्वालिटी किसी दूसरे चीज की क्वालिटी से कंपेयर की जाए। यहाँ पे कौन सी क्वालिटी कंपेयर की है? ऑक्स क्या होता है? बैल क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, राइट? उसी तरीके से लेंचो जो है बहुत ही स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि लेंचो बहुत ही स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह से अपने खेतों में काम करता था। इसका क्या मतलब है? इतना ज्यादा मेहनत वो खेतों में करता था, ठीक है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इतनी मेहनत वो करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता था। आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है? दैट ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अक्सर जो किसान होते हैं, आम बात है, जो किसान होते हैं वो ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं होते, है ना, ये तो हम जानते हैं, और खेतों में काम करते हैं, तो ज़्यादातर किसानों को लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन हालांकि लेंचो भी एक किसान है और अपने खेतों में बहुत काम करता है, फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता है। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail। तो भाई जैसे ही अगला संडे आया, संडे को क्यों गया वो? ये ना एक और PYQ था, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि संडे को क्यों गया। भाई उसका खेत कब डिस्ट्रॉय हुआ था हमें नहीं पता, संडे मंडे ट्यूसडे हमें बताया नहीं है, कितने दिन गुजर गए हमें ये भी नहीं बताया, लेकिन हमें ये बताया है कि संडे को ही लेंचो उठा और एट डे ब्रेक यानी कि सुबह सुबह पहली किरण के साथ में ही बिगैन टू राइट अ लेटर, एक चिट्ठी उसने लिखी जो ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वो खुद लेकर के जाएगा, ही वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल के आएगा। ठीक है, तो संडे को ही क्यों गया वो? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संडे क्रिश्चियंस के लिए एक होली दिन माना जाता है, एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। ठीक है, ये लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, याद करो, वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में संडे को क्या होता है? प्रेयर्स होती हैं, मास होता है, चर्च जाते हैं सब लोग, राइट? तो संडे को एक बहुत ही होली दिन माना जाता है, एक अच्छा शुभ दिन माना जाता है, इसलिए संडे को उठ करके सुबह सुबह उसने अपना लेटर लिखा और फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ये कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, कोई छोटा मोटा लेटर नहीं था। क्या था ये तो भगवान को ही चिट्ठी लिख दी थी इसने। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका चैप्टर का नाम आ गया, अ लेटर टू गॉड। अब देखें कि भाई इस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा।
क्या लिखा और आगे क्या हुआ उसके साथ. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because a hailstorm ... क्या लिखा है यहाँ पे कि भगवान आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे परिवार और मैं इस साल भूख से मर जाएंगे. मुझे आपसे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा से अपनी फील्ड्स को सो कर सकूं, अपने खेतों को दोबारा बो सकूं. और जब तक वो बो के फसल दोबारा कट के मुझे पैसे नहीं मिलते तब तक हम लोग सर्वाइव कर पाएँ, हम लोग जी पाएँ, है ना. उसके लिए भी पैसे चाहिए, हर रोज़ खाना वाना खाना है, कई सारी चीज़ें होती हैं. सो अपनी फील्ड दोबारा से सो करने के लिए और जब तक नई हार्वेस्ट नहीं होती तब तक जीने के लिए मुझे आपसे 100 पेसोस की ज़रूरत है. क्योंकि जो हेलस्टॉर्म आई थी, जो ओले गिरे थे, ये जो ... है, इसका क्या मतलब है कि इट इज़ कंटिन्यूड. अब आप समझ जाओ कि इसके आगे उसने पूरी कथा बता दी भगवान को कि भाई बारिश आ रही थी, फिर हेलस्टॉर्म गिरी तो मेरा पूरा खेत नष्ट हो गया, सारे के सारे फूल टूट के गिर गए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे, तो इसलिए मुझे आपसे 100. ऐसे करके जो पूरी कहानी है ये इसने बता दी. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. तो चिट्ठी लिखी, एनवेलप में डाली, एनवेलप के ऊपर एड्रेस क्या डालेगा? भगवान का घर किसी को पता है क्या? नहीं पता. तो क्या डाला उसने? टू गॉड, भगवान तक पहुंचा दो. कितना सिंपल आदमी है, कितना नाइव बोल सकते हैं. नाइव यानी कि भोला, कितना भोला इंसान है. इसको ये नहीं पता कि चिट्ठी भगवान तक नहीं जाती. पोस्टल सिस्टम कैसे काम करता है ये इंसान नहीं जानता. इसको तो बस इतना पता है मैंने चिट्ठी लिख दी है, अब ये भगवान तक पहुंच जाएगी, भगवान मेरी मदद कर देंगे. इस चीज़ में ये विश्वास रखता है. तो इसने टू गॉड लिखा एनवेलप पे, अंदर चिट्ठी डाली और स्टिल ट्रबल्ड यानी कि चिंतित, परेशान था वो, कभी भी चिंता में था और गया टाउन यानी कि जो भी शहर था वहां पे गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक स्टैम्प लगाया उसने चिट्ठी पे एंड ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब क्या हुआ? पोस्टमैन जो है वो वहाँ का कर्मचारी है, उसने वो चिट्ठी उठाई और अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली यानी कि जोर जोर से, ठहाके मार मार के हंसते हुए, हा 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 ऐसे हंसते हुए चिट्ठी लेकर के अपने बॉस के पास गया और उसको वो चिट्ठी दिखाई. Never in his career as a postman had he known that address. अपने पूरे करियर में, करियर यानी कि जब से उसने नौकरी करनी शुरू करी तब से लेके आज तक की जितने भी सालों से वो काम कर रहा है, इस दौरान में आज तक इस पोस्टमैन ने ये एड्रेस नहीं देखा था. कौन सा एड्रेस? टू गॉड. इसलिए वो हंस रहा है. अब सोचो आगे क्या होगा. चिट्ठी डाल दी लेंचो ने, वो तो गया और ये चिट्ठी मिल गई पोस्टमैन को, पोस्टमैन देख करके हंस रहा है. अब सोचो आगे क्या होगा. क्या इस चिट्ठी का जवाब जा सकता है? कौन देगा, कैसे देगा? लेट्स फाइंड आउट. द पोस्टमास्टर, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो क्या हुआ? पोस्टमास्टर कौन है? पोस्टमैन का जो बॉस है वो है पोस्ट मास्टर. ठीक है, ये जो पोस्ट मास्टर है ये एक फैट, थोड़ा मोटा है, एमिएबल यानी कि लाइकेबल, अच्छे मिजाज का, जिसको पसंद किया जा सका है. ठीक है, ऐसा आदमी है. ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग यानी कि जोर जोर से हंसने लगा. हंसी छूट पड़ी उसकी, उससे कंट्रोल नहीं हुई तो वो भी जोर से हंसा. लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ऑलमोस्ट तुरंत ही वो सीरियस हो गया और अपने डेस्क पे जो लेटर रखा हुआ है उसको ऐसे टैप करके कहता है, व्हाट फेथ! क्या विश्वास है इस आदमी का. आई विश आई हैड दिस काइंड ऑफ फेथ. काश मेरे अंदर ऐसा विश्वास होता भगवान के लिए. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि हम जो लेटर राइटिंग करते हैं ना, जो लिखित में कोई भी चीज़ दी जाती है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं. तो कह रहा है कि भगवान को ही डायरेक्टली चिट्ठी लिख दी. काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता. ठीक है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. आंसर द लेटर. तो पोस्टमास्टर क्या चाहते हैं? एक अच्छे मिजाज के, अच्छे दिल के, अच्छे आदमी, भले इंसान हैं, ये चाहते हैं
कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, राइटर कौन है? लेंचो। तो लेंचो का भरोसा भगवान से ना हट जाए, उसका भरोसा हिलना नहीं चाहिए, इसलिए जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने अपनी एक तरकीब लगाई कि भाई इस चिट्ठी का जवाब मैं दे देता हूँ, जो भी है इसके अंदर देखा जाएगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने डॉटेड लाइन करी है बिकॉज एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है कि टू आंसर द लेटर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो समझते हैं इसको, ध्यान देना। जब पोस्ट मास्टर ने सोच लिया कि भैया अच्छा भला आदमी है, भगवान में बहुत भरोसा है, मैं इसकी मदद करूंगा। कैसे करूंगा? इसे चिट्ठी लिखी है, मैं इसका जवाब दे दूंगा, तो उसको लगेगा भगवान ने जवाब दिया है, उसका भरोसा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, द मोमेंट ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट यानी कि ये प्रतीत हुआ, ये समझ में आ गया, तुरंत जाहिर हो गया, इट बिकेम ऑब्वियस कि इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए भैया ही नीड समथिंग मोर, कुछ और भी चाहिए। किस चीज से ज्यादा? मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल यानी कि उसकी जो भला करने की जो चाह थी, उसको हम गुडविल कह सकते हैं, उसका हेल्पफुल नेचर। इंक स्याही और पेपर, भाई सिर्फ अच्छे मन से चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा, ये जाहिर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तो पैसे मांग लिए लेंचो ने, तो भाई पैसे मांगे हैं तो पैसे भेजने पड़ेंगे, सिर्फ चिट्ठी लिखने से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे ये पोस्ट मास्टर को समझ में आई। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यानी कि उसने जो ठाना था, उसका जो डिसीजन था, ही स्टक टू इट। स्टक टू इट यानी कि वो उससे हिला नहीं, उसने उसको एग्जीक्यूट किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते थे, कर्मचारी थे, उनसे कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी खुद की जो तनख्वाह आई थी उसमें से कुछ पैसे डाले। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो दोस्त थे उनसे जाकर के भी उसने आग्रह किया। ये जो चैरिटी है, चैरिटी यानी कि दान, तो भाई ये जो एक भला काम है इसके लिए थोड़े थोड़े पैसे आप भी दीजिए, ऐसा आग्रह उन्होंने अपने दोस्तों से किया। ये जो ऑब्लाइज्ड वर्ड है ना, ये कहाँ पर यूज होता है? एज अ नाउन या एज अ वर्ब, उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। सो देवर ऑब्लाइज्ड, यहाँ पर इसका मीनिंग है देवर फोर्स्ड, उनको ऑलमोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं बाह मरोड़ के, उनको जबरदस्ती, ऐसे कि भाई कुछ तो आपको देना ही चाहिए, दान पुण्य का काम करना ही चाहिए, ऐसे करके उनको जबरदस्ती मनाया और उनसे भी थोड़े थोड़े पैसे निकलवाए। देखो ये जो पोस्ट मास्टर है, इसमें इसका खुद का कुछ गेन नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट ये दिल का इतना अच्छा आदमी है कि, और इसने इतना मन में ये निष्ठा कर रखी है कि इसकी मदद तो मैं करके रहूंगा, कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बाय हुक और बाय क्रुक ये पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करके रहेगा। खुद के पैसे दिए, एम्प्लॉयज से लिए, अपने दोस्तों से निकलवा लिए, है ना, और पैसे इकट्ठे किए। अब देखो क्या हुआ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. Impossible यानी कि पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो पोस्ट मास्टर ने खुद की सैलरी जोड़ी, है ना, अपने दोस्तों से लिए, अपने एम्प्लॉयज से लिए, उसके बावजूद भी वो जो 100 पीसोस थे वो पूरे नहीं हो पाए। कितने हो पाए? ही वॉज ओनली एबल टू सेंड द फार्मर अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़े से ज्यादा पैसे। ठीक है, कितने थे वो अभी हमें बताया नहीं है, लेकिन आधे से थोड़े ज्यादा पैसे जुड़ पाए। इससे आपको क्या पता चलता है कि 100 पीसोस की जो रकम है वो काफी बड़ी रकम है, इतनी छोटी नहीं है कि 2 4 10 लोग मिलकर के उसको इकट्ठा कर पाए। इतने सारे लोगों ने मिलके भी जो कलेक्ट किया वो भी 100 पीसोस पूरे नहीं कर पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो पोस्ट मास्टर ने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे एक एनवेलप में डाले और उसके साथ में एक लेटर डाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड है। क्या है वो वर्ड? गॉड। ठीक है, उसने ये सब नहीं लिखा कि मैं पोस्ट मास्टर और हम सब ने मिलकर के आपके लिए पैसे जमा करके भेजे हैं, ये सब नहीं किया, सिर्फ गॉड लिख दिया। क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर ये चाहते हैं कि लेंचो का फेथ बना रहे। लेंचो जब ये एनवेलप खोले तो उसको ऐसा लगे कि साक्षात भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो वापस आया, थोड़ा जल्दी आ गया और पूछा कि भाई मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. आपको एक दृश्य बताया गया है कि अगले संडे जब लेंचो वापस आया तो क्या हुआ। जिस पोस्टमैन ने पहले उसकी चिट्ठी निकाली थी और हंस रहा था,
उसी पोस्टमैन ने वो चिट्ठी वापस लेंचो को दी जिसमें पैसे थे। और पोस्ट मास्टर जो है, जिसने ये सारा काम किया, सारे पैसे जमा किए, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो बातें नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ही इज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी कि शांति, सुख, सुकून, satisfaction. He is experiencing the satisfaction of a man who has performed a good deed. Good deed यानी कि अच्छा काम. And he looked on from his office. वो अपने ऑफिस में बैठे हैं and looked on का मतलब सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, उसको कहते हैं looked on. तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठे हैं, खुश हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हैं और देख रहे हैं कि भाई लेंचो आया है और पोस्टमैन उसको उसका एनवेलप दे रहा है जिसके अंदर पैसे हैं, और मन ही मन में बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो अब इसकी हेल्प हो जाएगी तो ये कितना खुश होगा। आप सोचो इस पॉइंट पे कि क्या हुआ होगा अगर आप भगवान को लेटर लिखो और सच में आपके लेटर में वापस से पैसे आ जाएं, है ना, भगवान ने रिस्पॉन्ड कर दिया, पैसे ही आ गए, तो भाई क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा? और भाई ऐसा हो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं भी एक लेटर लिखूंगी, मांगूंगी भगवान से कुछ करोड़ रुपए और फिर हम भी इंजॉय करेंगे लाइफ में। बट जनरली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम लेटर लिखेंगे तो एनवेलप में पैसे आ जाएंगे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आप सोचो कि इस पॉइंट पर जब लेंचो को वो लेटर मिला, उसके अंदर से सच में पैसोज निकलेंगे तो लेंचो का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट यानी कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आश्चर्य उसने बिल्कुल नहीं दिखाया पैसे देखकर। इतना कॉन्फिडेंस था उसको भगवान में कि भाई भगवान तो हेल्प करेंगे ही मेरी। लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा जरूर हो गया जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती भी नहीं हो सकती, ना ही नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को मना करेंगे, डिनाई करेंगे यानी कि रिफ्यूज करेंगे या मना करेंगे व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो को इतना भरोसा है कि भगवान सब देखते हैं, उनको पता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है और अगर मैंने मांगा है तो ना भगवान मुझे मना करेंगे और ना ही वो मुझसे कोई गलती हो सकती है। तो भाई जब मैंने 100 पैसोज मांगे थे तो मुझे सिर्फ 70 ही पैसोज कैसे मिले? बाकी के 30 पैसोज कहाँ गए? लेंचो immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो गया, खिड़की पर से उसने एक पेपर और स्याही मांगी। On the public writing table, he started to write. और फटाफट से वहाँ पे जो टेबल था उस पर लिखने लगा। With much wrinkling of his brow. Wrinkling यानी कि हम ऐसे करके त्योड़ी बनाते हैं ना, तो कोई चीज़ बहुत एफर्ट से जब लिख रहा है, सोच रहा है, गुस्से में है, तो एकदम ऐसे करके लिख रहा है, उसको बोला with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अपने जो इतने सारे दिमाग में विचार चल रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए उसको जो एफर्ट लग रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो उस ऐसे करके टेंशन में और एकदम ऐसे लिख रहा है। ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे ही उसने चिट्ठी लिखनी खत्म करी, उसको एनवेलप में डाला, जाकर के उसने एक टिकट खरीदी, स्टैम्प खरीदा, उसको ऐसे लिख किया और ऐसे करके चिपका दिया एनवेलप पे। गुस्से में है ना, आराम से नहीं चिपकाएगा, हम करके चिपकाया। अफिक्स्ड यानी कि चिपकाया, he stuck. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने चिट्ठी डाली और वो गया, पोस्टमास्टर ये सब देख रहा है वहाँ पे बैठ करके कि भैया ये तो खुशी नहीं हुआ, ये तो उल्टा गुस्सा हो गया, ऐसा क्या हुआ कि ये गुस्सा हो गया? तो फटाफट पोस्टमास्टर गए, उन्होंने लेटर निकाला। अब सोचो क्या होगा उस लेटर के अंदर। इट सेड, लेटर में लिखा है, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। क्या लिखा उसने लेटर में? उसने लिखा कि जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना भगवान, उसमें से मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं, बाकी के पैसे आप मुझे जल्दी से भेज दो, बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे इसको मेल से यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। क्यों? बिकॉज पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच यानी कि ग्रुप, झुंड जो है, इनका समूह जो है, क्रूक्स यानी कि धोखेबाज, दगाबाज लोग हैं, ये सारे के सारे चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसे चुरा लिए। तो एक तरीके से जिन लोगों ने लेंचो की मदद की थी, जिन लोगों ने सहानुभूति दिखाई, मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हीं लोगों को
लेंचो ने गलिया दिया और वहां से निकल दिया। अब देखो, आप सोचो ना तो आपको इस चीज का बुरा भी लग सकता है कि भाई पोस्ट मास्टर ने तो मदद की थी, इतना अच्छा काम किया, उसको क्यों बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप लेंचो की साइड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेंचो का भगवान में जो फेथ था वो इतना अल्टीमेट, इतना अनमूविंग, अनक्वेश्चनिंग फेथ था कि लेंचो के मन में तो क्वेश्चन ही नहीं ना कि पैसे कहाँ से आए। लेंचो को तो पता है कि भगवान ने ही भेजे या भगवान गलती भी नहीं करेंगे और मुझे मना भी नहीं करेंगे, मुझे तो पूरे पैसे देंगे। अब कम है तो कहाँ गए, तो भाई इन्हीं लोगों ने चुराए हैं, है ना। तो देखो दोनों की सोच कितनी अलग है। लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास है लेकिन इंसानों पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर ना गाइस एक आयरनी है और अक्सर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अ लेटर टू गॉड में आयरनी क्या है। ठीक है, आयरनी क्या होता है? आयरनी का मतलब व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्य क्या होता है? जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आउटकम होगा, ए आउटकम होगा, लेकिन आउटकम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन ऐसा करने से बहुत ही बुरा हो जाए। ठीक है, आप सोच रहे हो ये करने से ये मेरा दोस्त बन जाएगा लेकिन वो करने की वजह से आपका दुश्मन बन जाए। ठीक है, तो वो एक आयरनी कहलाएगी, व्यंग्य कहलाएगा। तो यहाँ पर आयरनी क्या है इस चैप्टर में? आयरनी ये है कि जिन लोगों ने लेंचो की मदद की थी वो लोग भले लोग थे, उनको बड़ाई मिलने की बजाय बुराई मिली, है ना। लेंचो ने उन्हीं को कर्स कर दिया कि दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, उनको गाली दी और फिर वो वहां से चला जाता है। तो भलाई करने के बावजूद भी उन्होंने एक तरीके से कह सकते हो जूते खा लिए, राइट। यही है इस चैप्टर की आयरनी। और गाइस इसी के साथ में ना एक लंबी सांस लेते हैं पहले तो और सोचते हैं कि यार ये चैप्टर पढ़ के आपको कैसा मजा आया। डिड यू लाइक दिस स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी क्या? और अच्छे से समझ में आई क्या? मैंने जब पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी ना गाइस तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, स्पेशली बिकॉज उसकी एंडिंग ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस तरीके से होगी। समहाउ मुझे ये लगा था कि लेंचो को जब पैसे मिलेंगे तो वो बहुत खुश होगा, उसको बहुत मज़ा आएगा। और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि लेंचो ने इस तरीके से उन्हीं लोगों को बुरा बोल करके वो वहाँ से चला गया। सो थिंक अ लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी, क्या हुआ। एंड फटाफट से हम एक चैप्टर समरी भी करते हैं ताकि आप जो भी हमने पढ़ा है ना वो फटाक से रिवाइज हो जाए और आपको याद भी हो जाए। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? लेंचोज होप ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो कौन है? एक फार्मर है जो कि एक वैली में रहता है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इट इज अ सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी यानी कि अकेला उसका एक ही घर है। वहां से उसको क्या दिखाई देता है? एक रिवर बह रही है और सामने उसकी राइप कॉर्न की खेती है, वो उसको दिखाई देती है, राइट। तो उसको ये उम्मीद थी कि भाई मेरी खेती इस बार बहुत ही अच्छी होगी। ही हैड द होप ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, बढ़िया खेती होगी, बहुत पैसे मिलेंगे। लेंचोस होप टर्न्स इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी कि निराशा। तो याद है आपको क्या हुआ था? लेंचो वेट कर रहा था, घन 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 बारिश, है ना। बारिश आई, बहुत खुश हुआ, जाके उसने एंजॉय भी किया, रेन में जाके खड़ा था। वापस आके क्या बोला कि भाई ये बारिश के बूंदे नहीं गिर रही हैं, छोटी वाली बूंदे आर 5 सेंट पीसेज और बड़ी वाली बूंदे क्या है? 10 सेंट पीसेज। यानी कि मान लो साक्षात वर्षा हो रही है सिक्कों की, बारिश नहीं है, ये तो पैसे ही बरस रहे हैं, राइट। एंड ही इज एंजॉइंग एंड ही इज वेरी हैप्पी। देख रहा है अपनी फील्ड को कि भाई अब फाइनली बारिश आ गई, अब सब अच्छे से हो जाएगा। और फिर क्या होता है? तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसी के साथ में ओले गिरने लगते हैं, राइट। ओले गिरने लगते हैं तो क्या होता है? हिज होप टर्न्स इनटू डिस्पेयर। उसकी जो उम्मीदें थी कि अच्छी फसल होगी वो एकदम निराशा में बदल जाती है, क्योंकि 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते ही जाते हैं, गिरते ही जाते हैं, गिरते ही जाते हैं। और ऐसा लगता है जब ओले रुकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी घाटी को, पूरी वैली को, उसके घर को, हिल साइड को, फार्म को, हर चीज को किसी ने नमक से ढक दिया हो, ऐसा सफेद हो जाता है सब कुछ, इतने सारे ओले गिरते हैं। लेंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड एंड अ लेटर आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब क्या होता है? लेंचो और उसकी फैमिली को लगता है कि भाई अब तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता और हम लोग इस साल भूख से मरेंगे। लेकिन उनके मन में एक उम्मीद रहती है कि भाई भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब देखते हैं, भगवान सर्वज्ञानी है ना। और उनको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए संडे को सुबह सुबह एट डे ब्रेक लेंचो क्या करता है? ही राइट्स अ लेटर आस्किंग फॉर 100 पीसोस कि भगवान जब तक ये मैं नई वाली फसल नहीं बोता टू सो माई फील्ड्स, एंड जब तक वो फसल हार्वेस्ट नहीं होती तब तक जीने के लिए, मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? 100 पीसोस की जरूरत है, आप मुझे पैसे भेज दो। पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर। क्या होता है? जाके
पोस्ट ऑफिस में लेंचो लेटर डाल के आता है और पहले तो पोस्टमैन होता है जो वो लेटर निकाल के जैसे ही एड्रेस पढ़ता है हंसने लग जाता है, जाके अपने पोस्ट मास्टर को, अपने बॉस को दिखाता है। पोस्ट मास्टर जैसे ही वो एनवेलप देखता है वो भी हंस पड़ता है, लेकिन फिर तुरंत ही वो सीरियस होकर क्या कहते हैं कि भाई इस आदमी के अंदर कैसा विश्वास है, कितनी निष्ठा, कितनी श्रद्धा कि भगवान इसकी मदद करेंगे, तो इसका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, है ना। ऐसा वो डिसाइड करते हैं और फिर क्या कहते हैं, भाई इस चिट्ठी का जवाब हम देंगे। जैसे ही वो चिट्ठी खोलते हैं तो क्या होता है, उनको समझ में आता है कि ही नीड्स समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर टू रिस्पॉन्ड टू लेंचोज लेटर, है ना। सिर्फ अच्छी मंशा से और चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में उसने तो पैसे मांग रखे हैं, तो 100 पैसों इकट्ठे भी करने पड़ेंगे। तो क्या करता है पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है और जो एम्प्लॉयज होते हैं उससे पैसे इकट्ठा करता है और अपने दोस्तों को ही ऑब्लाइजेस देम टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि भाई ये तो शुभ काम है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा तो आपको देना चाहिए। ऐसे करके वो पैसे जमा करता है। कितने जमा कर पाता है, ओनली 70 पेसोस, है ना। 100 पेसोस पूरे नहीं हो पाते उससे, 70 पेसोस जमा करता है। फिर क्या होता है, अगले संडे को सुबह सुबह लेंचो आ जाता है। लेंचो आता है और क्या देखता है, एनवेलप खोला, उसके अंदर पैसे निकले। बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता लेंचो कि भाई भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही, लेकिन जब गिनता है और 70 ही पेसोस निकलते हैं तो लेंचो बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता है कि ना तो भगवान मेरी मांग को ठुकरा सकते हैं, ना ही भगवान से गलती हो सकती है। यानी कि मैंने 100 पेसोस मांगे थे और मुझे 70 ही मिले, यानी कि 30 पेसोस तो ये लोग खा गए। तो फटाफट से पेपर इंक लेता है, एक और लेटर लिखता है और क्या लिखता है उसके अंदर कि भाई भगवान आपने 100 में से मुझे 70 ही पैसे मिले, आप मुझे 30 पैसों दोबारा से भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस बार पोस्ट से मत भेजना मुझे। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है ना पोस्ट ऑफिस के, दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये सारे के सारे धोखेबाज लोग हैं, राइट। और यही इस चैप्टर की आयरनी भी है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं, उन्हीं को एंड में जाकर के गाली पड़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द समरी। Lencho writes a second letter to God and the irony of calling post office employees a bunch of crooks. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में हमने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग पूरी कर ली है। हमने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हो। अपनी बुक में ज़रूर हाइलाइटर से मार्क करके पेंसिल से मीनिंग लिखना। आप अगर ऐसा करोगे ना, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। सारे कीवर्ड्स हमने देख लिए, कुछ पीवाईक्यूज भी हमने डिस्कस किए, उसके जहाँ पे आंसर्स थे मैंने आपको वो भी बताए साथ साथ में, एंड हमने फटाफट से इस चैप्टर की एक समरी भी कर ली है। एट दिस पॉइंट इस चैप्टर के सारे बेसिस हमने कवर कर लिए हैं। देयर इज नथिंग जो इस चैप्टर से आपको पूछ सकते हैं और मैंने नहीं पढ़ाया या नहीं समझाया, सो मेरी तरफ से फुल मार्क्स आर गारंटीड इन दिस चैप्टर। ठीक है, ध्यान से अगर आपने सुना है तो देयर इज नो वे यू विल मिस इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखो, स्टोरी को अपने दिमाग में एक मूवी की तरह से सेट कर लो, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर से, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, एंड मिड 3 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस भी 1 लाइन तो पूछते ही हैं। तो जस्ट फिक्स द स्टोरी इन योर हेड, बेसिक मोटे मोटे पॉइंट्स, और फिर उनको आप मिक्स एंड मैच करके ना अपने लॉन्ग आंसर्स या इवन 3 मार्क आंसर्स आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर इस चैप्टर को एक रीडिंग आप अकेले खुद भी देना। कुछ नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फटाफट से रिवाइंड करके देख लेना, एंड इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस जस्ट पोस्ट देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल आंसर देम फॉर यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कि है कैरेक्टर स्केचेस। तो गाइज आप लोगों के पेपर्स में ना अक्सर कैरेक्टर स्केचेस पूछे जाते हैं। कैरेक्टर स्केच इज नथिंग बट यू हैव टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स क्वालिटीज। ठीक है, किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है, और जो आपका कैरेक्टर है ना, आपको ये सोचना है इस कैरेक्टर की क्या क्वालिटीज़ थी, इसके क्या बिलीव्स थे, इसकी क्या कोर वैल्यूज़ थी, इससे हमें क्या सीखने को मिला, है ना। और ये सब चीज़ें जोड़ करके आप एक कैरेक्टर स्केच बना सकते हो। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने क्या समझा वो आपको लिखना होता है। तो इसका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता। मैंने अपनी तरफ से लेंचो का एक कैरेक्टर स्केच बनाया है, आप इसको देख करके इसमें से पॉइंट्स उठा सकते हो, अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको लगे तो ऐसे कैसे इसको लिख भी सकते हो। आई थिंक दिस इज कवरिंग अ लॉट ऑफ बेसिस। एक बार इसको पढ़ के देखते हैं एंड मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी हमने कैसे बनाया इसको। तो देखो, हमारा पहला कैरेक्टर स्केच है लेंचो का। लेंचो कौन है? लेंचो एक फार्मर है, हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे लेंचो खेत में बैठ करके चिट्ठी लिख रहा है। लेंचो इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग फार्मर who is deeply devoted to his family. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग हमें कैसे पता चला? लिखा था दैट लेंचो इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, है ना, तो वहां से हमने स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग ले लिया।
हु इज डीपली डिवोटेड टू हिज फैमिली। कैसे पता चलता है? उसको बड़ी चिंता थी कि भाई अब हमारा क्या होगा, अब अगली फसल आने तक मैं मेरे परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा। और फिर उसने 100 पेसोज मांगे भगवान से कि भाई सब कुछ ये नहीं है आगे चलाने के लिए, इतने टाइम तक आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो ही इज डीपली डिवोटेड टू हिज फैमिली। Though poor, he is literate and writes a letter to God after a hailstorm destroys his crops. हालांकि वो गरीब था, although he is poor, वो पढ़ा लिखा है, he is literate, और भगवान को उसने एक खत लिखा जब हेल स्टॉर्म्स की वजह से उसकी पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो गई। His faith in God is absolute and unquestioning. Absolute यानी कि जिसमें कोई शक ना हो, एकदम 100% कंप्लीट, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एंड अनक्वेश्चनिंग यानी कि उस पर कोई सवाल नहीं उठाता वो, उसको पूरा भरोसा है कि भगवान है और भगवान सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ही इज नाइव, नाइव यानी कि भोला है, भोला है ना। जब उसने चिट्ठी लिख दी भगवान को और टू गॉड लिख दिया एड्रेस पे, ये नहीं सोचा कि वहां तक पहुंचेगा कैसे, बस लिख दिया उसने तो। बिलीविंग दैट गॉड विल सेंड हिम द मनी। ही नेवर डाउट्स डिवाइन हेल्प। वो कभी भी भगवान की मदद पे सवाल नहीं उठाता, कभी क्वेश्चन नहीं करता आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। जब पैसे कम निकले तब भी उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये पैसे भगवान ने कम भेज दिए होंगे, उसने सोचा ये तो किसी और ने चोरी किए, भगवान ने तो पूरे भेजे थे, राइट। सो ही नेवर डाउट्स डिवाइन हेल्प even when he receives less than he asked for. Instead, he suspects a post office employees of theft, right? Lencho is not greedy. हम कह सकते हैं Lencho is not greedy क्योंकि उसको जितने पैसे चाहिए थे उसने उतने ही मांगे। ऐसा नहीं है कि भगवान को खत ही लिख रहे हैं तो भाई 1 लाख पैसे उसको मांग ही लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं किया उसने। जितने चाहिए थे उतने ही मांगे। He asks only for what he needs. In the face of hardships, ही रिमेन्स होपफुल। जब उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके पास आगे जीने के लिए खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तब ही रिमेन्स होपफुल, आशावादी रहता है, निराशावादी नहीं बनता, है ना। ऐसा नहीं है कि हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सुसाइड कर लो पूरी फैमिली, ऐसा नहीं। वो कहता है कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल के आएगा, भगवान की मदद जरूर मिलेगी। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो ही रिमेन्स होपफुल, showing resilience, simplicity and a spiritual strength that defines his character. So इसका ये जो होपफुल नेचर था, मुश्किल में भी जब इसने उम्मीद बनाकर रखी, इट शोज हिज रेजिलेंस। रेजिलेंस यानी कि मुश्किल समय में आगे बढ़ते रहने की जो क्षमता या जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं रेजिलेंस। कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, वो आगे चलता गया, करता गया काम, उसने चिट्ठी लिखी, उसने कोशिश करी। हिज सिंप्लिसिटी है ना, उसकी वो कितना एक सिंपल प्राणी है कि भाई मुश्किल आई है और ये मुश्किल भगवान टाल भी देंगे, आगे इसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। एंड अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल यानी कि जो भगवान से हमें कनेक्ट करती है या जो यूनिवर्स से, लाइफ फोर्स से कनेक्ट करती है, तो एक उसके अंदर ताकत है जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। यहाँ पर हमने लेंचो की कुछ मेन क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया है और उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स यानी कि उसका जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, उसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं उनको हम ट्रेट्स कह सकते हैं। उसकी हैबिट्स या जिसको देख के पता चलता है कि भाई ये तो एकदम लेंचो वाली क्वालिटी है, ठीक है, उसको कहते हैं कैरेक्टर ट्रेट। तो हमने वो कैरेक्टर ट्रेट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। आप भी जब अपना आंसर लिखोगे ना तो इस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करना। यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रॉन्ग, हार्डवर्किंग, डिवोटेड टू फैमिली, लिटरेट, फेथ, एब्सोल्यूट, अनक्वेश्चनिंग, नाइव, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इनको मैंने हाईलाइट किया है। इसी तरीके से आप भी जब लिखोगे ना तो इनको हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। इसके प्रेजेंटेशन के और जो एग्जामिनर है उसका काम आसान बनाने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर स्केच की तरफ। इस चैप्टर में 2 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एक लेंचो है, एक पोस्ट मास्टर है, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ही इज अ फैट एमिएबल फेलो लिखा था ना, तो हमने यहाँ पे एक गोलू गोलू सा पोस्ट मास्टर बैठाया है जो कि एनवेलप में पैसे डाल रहा है लेंचो के लिए। द पोस्ट मास्टर इज अ काइंड, compassionate and empathetic man who plays a key role in the story A Letter to God. तो इसमें हमने बड़े बड़े वर्ड्स डाल दिए हैं, इनको ब्रेक डाउन करके समझते हैं हमने क्या लिखा है। ये जो पोस्ट मास्टर है, ही इज काइंड, काइंड यानी कि दयालु हैं, कंपैशनेट यानी कि करुणा से भरे हुए हैं, किसी और के लिए इनके मन में प्रेम है, समझ है ना, उसकी बात समझ के उसकी हेल्प करना चाहते हैं। एंड एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक यानी कि सहानुभूति रखने वाले, ठीक है। Who plays a key role in the story A Letter to God. इनका एक बहुत की यानी कि इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में लेटर टू गॉड। अब गाइज देखो मैंने आपको ना 2 अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए। अगर आप लेंचो वाला देखोगे ना तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ की तरह से लिख दिया है कि भाई लेंचो के अंदर ये क्वालिटीज थी
मेन क्वालिटीज को हमने हाईलाइट कर दिया है, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इसी चीज को अगर हमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होता तो हम एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखते, उसके बाद में क्वालिटी 1, फिर उसके बारे में लिखते, क्वालिटी 2 उसके बारे में लिखते, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, हमने सब कुछ एक पैरा में डाल दिया है। अब आप जब पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया है मोटा मोटा कि भाई पोस्टमास्टर जो है काइंड, कंपैशनेट और एम्पैथेटिक है और उसका एक बहुत ही अहम रोल है, ही हैज़ अ की रोल इन दिस स्टोरी, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैंने इसमें मेन जो पॉइंट्स थे ना, जैसे पहला पॉइंट क्या है, कंपैशनेट एंड काइंड हार्टेड। कंपैशनेट यानी कि सहानुभूति रखने वाला, काइंड हार्टेड यानी कि अच्छे दिल का आदमी, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। फिर इसको मैंने ना इलैबोरेट किया है कि भाई ये वाली क्वालिटी मैंने कहाँ से उठाई। जैसे मैंने आपको लेंचो के केस में बताया था, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग हमने कहाँ से उठाया, दैट ही इज अ ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। ये हमने पर यहाँ पे लिखा नहीं, जस्टिफाई नहीं किया उसको। पोस्टमास्टर वाले केस में मैंने आपको जस्टिफाई करके दिखाया है, पढ़ के देखते हैं। कंपैशनेट एंड काइंड हार्टेड। ऑन रीडिंग लेंचोज लेटर अड्रेस टू गॉड, ही इज डीपली मूव्ड बाय द फार्मर्स फेथ। जब पोस्टमास्टर लेंचो का लेटर पढ़ते हैं तो ही इज डीपली मूव्ड यानी कि उससे बहुत प्रभावित होते हैं। Rather than dismissing it as foolishness, he decides to help preserve Lencho's faith in God by responding to the letter. लेंचो की जो श्रद्धा थी उसको बेवकूफ़ी का नाम देने के बजाय, डिसमिस यानी कि उसको नकार देना, तो लेंचो का जो फेथ है उसको नकारने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि लेंचो का ये जो फेथ है इसको हम प्रिजर्व करेंगे यानी कि बचा के रखेंगे, इसको टूटने नहीं देंगे बाय रिस्पॉन्डिंग टू द लेटर। इससे क्या पता चलता है कि वो कंपैशनेट है, सहानुभूति रखते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, एंड ही इज काइंड हार्टेड, दूसरे के बारे में सोचते भी हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिस्पेक्टफुल ऑफ फेथ, यानी कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि उनका खुद का नहीं है, पोस्टमास्टर का इतना विश्वास नहीं है, लेकिन लेंचो का जो विश्वास है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। The postmaster doesn't have unquestioning faith in God. खुद unquestioning faith नहीं है. Still, instead of mocking Lencho's belief in divine help, he makes efforts to act as an instrument of that belief. फिर भी उनका जो लेंचो का जो फेथ है उसको मॉक करने के बजाय, मॉक यानी कि उसका मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, उसका मजाक उड़ाने की बजाय वो क्या करते हैं, वो एफर्ट लगाते हैं कि वो जो फेथ है उसका एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि जरिया बने, लेंचो के फेथ का एक जरिया बने और उसको सच साबित कर दें, ऐसा वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जेनरस एंड सेल्फलेस। जेनरस यानी कि उदार, सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ, है ना, स्वार्थी नहीं है। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अदर्स एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज ओन सैलरी फॉर लेंचो। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज विलिंगनेस टू गो बियॉन्ड ड्यूटी टू हेल्प समवन इन नीड। जब लेंचो को जरूरत होती है तो पोस्टमास्टर सबसे पैसे इकट्ठे करते, खुद के पैसे भी देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, दिस रिफ्लेक्ट्स यानी कि दिस शोज, इससे पता चलता है हिज विलिंगनेस, उनकी जो तत्परता है, किस चीज की तत्परता, टू गो बियॉन्ड ड्यूटी टू हेल्प समवन इन नीड, यानी कि उनका जितना फर्ज बनता है उससे भी बढ़कर उन्होंने कुछ किया किसी की मदद करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल एंड थॉटफुल। He signs the reply, God, ensuring that Lencho never suspects it was a human act of kindness. Responsible हैं, जिम्मेदार हैं, जो उन्होंने ठानी उसको पूरा करते हैं, and he is thoughtful. Thoughtful यानी कि सोच समझ के करते हैं, ताकि लेंचो को ये पता ना चले कि ये लेटर, ये इन सारे इंसानों ने मिल करके पैसे जमा करके लेटर लिख के भेजा, ये पता ना चले, इसलिए उन्होंने जो रिप्लाई था उसको गॉड साइन किया ताकि लेंचो का फेथ बना रहे। He is humble. Despite his noble gesture, the postmaster never reveals his identity to Lencho. He expects no recognition or gratitude. तो humble का क्या मतलब है, विनम्र हैं, ठीक है, से कूद कूद के आगे नहीं आ रहे हैं कि मैंने किया, ऐसे नहीं कर रहे। Despite his noble gesture, noble यानी कि एक अच्छा काम, gesture यानी कि काम, तो एक बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, फिर भी जो पोस्टमास्टर हैं वो कभी भी रिवील्स यानी कि शोज, दिखाना, तो वो कभी भी अपनी असली पहचान लेंचो को नहीं दिखाते। कौन सी पहचान, कि भाई ये सारे पैसे तो मैंने ही तुम्हारे लिए जमा करके भेजे हैं, ये नहीं दिखाते। ही एक्सपेक्ट्स नो रिकग्निशन, रिकग्निशन यानी कि उनको जाना जाए, उनको पहचाना जाए, उसके लिए उनको सम्मानित किया जाए, उनके लिए तालियां बजाई जाए, ये सब नहीं चाहिए उनके, या फिर और ग्रैटिट्यूड, उनको थैंक्स भी नहीं चाहिए लेंचो का, ना ही वो चाहते हैं कि लेंचो ये जाने की उन्होंने मदद की है, ना ही उनको उससे थैंक्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस एक अच्छा काम करके बैठ के सुकून से देखना चाहते हैं कि भाई मैंने एक अच्छा काम किया, किसी की मदद हो गई। पेशेंट एंड टॉलरेंट। पेशेंट यानी कि धीरज रखने वाले, एंड टॉलरेंट यानी कि सहनशीलता दिखाने वाले, ठीक है। When Lencho angrily accuses the post office employees of stealing part of God's money, the postmaster
doesn't react with anger or sarcasm. He silently endures the misunderstanding, showing grace and maturity. तो क्या हुआ, जब लेंचो ने सोचा कि ये पैसे मेरे एम्प्लॉयज ने मार लिए हैं, तब वो गुस्से में उसने वो लेटर लिखा। लेकिन जो पोस्ट मास्टर हैं, जब उन्होंने लेटर पढ़ा तब भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया गुस्से से, है ना। ऐसा नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो मैं नहीं किया था, तुम मुझे ही बोल रहे हो कि मैं चोर हूँ। ऐसा नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। और नाइदर विद एंगर नॉर विद सार्काज्म, चाहते तो लेंचो को नीचा दिखा सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा। ही साइलेंटली एंड्योर्स, एंड्योर्स यानी कि सहन कर जाते हैं, चुपचाप बैठ के सहन कर जाते हैं। द मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो गड़बड़ समझ में जो गड़बड़ हुई है, इसको चुपचाप सहन कर जाते हैं। शोइंग ग्रेस एंड मैच्योरिटी, ग्रेस का मतलब शालीनता, ठंडे नेचर से एकदम कामली उन्होंने डील किया। और मैच्योरिटी का मतलब बड़प्पन, बड़प्पन दिखाया उन्होंने, छोटी छोटी बातों में वो फंसे नहीं, जाने दिया। We can conclude that though the postmaster is a minor character, हालांकि अब मैंने यहाँ पे कंक्लूजन डाला है, इंट्रोडक्शन डाला, मेन पॉइंट्स डाले और कंक्लूजन डाला। कंक्लूजन में क्या लिख रहे हैं हम, वी कैन कंक्लूड दैट दो द पोस्टमास्टर इज अ माइनर कैरेक्टर, हालांकि उनका कैरेक्टर छोटा है, मेन कैरेक्टर तो लेंचो है। ही इज द ट्रू गॉड फिगर इन द स्टोरी। गॉड को हमने कोटेशन में डाला, क्यों? क्योंकि असलियत में भगवान नहीं है, लेकिन क्या किया इन्होंने, ही इज ब्रिंगिंग होप थ्रू एक्शन नॉट थ्रू मिरेकल्स। जो मदद लेंचो ने भगवान से मांगी कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, भगवान ने डायरेक्टली नहीं की, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने भगवान का ही हाथ एक तरीके से बन करके पैसे इकट्ठे करके वो लेंचो तक पहुंचाए। तो हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर हैं असलियत में वही भगवान का रोल इसमें स्टोरी में प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उम्मीद जगा कर रखी लेंचो के लिए थ्रू हिज एक्शंस, अपने जो काम है उससे, नॉट थ्रू मिरेकल्स। क्योंकि भगवान नहीं है, वो इंसान ही है, लेकिन फिर भी उनका दूत बनकर या उनका हाथ बनकर उन्होंने लेंचो को जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत उन्होंने पूरी की। तो गाइज इसी के साथ में इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग, चैप्टर समरी और कैरेक्टर स्केचेस हमने कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और चैप्टर अच्छे से समझ भी आया होगा। तो गाइस अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेंगे। आपके जितने भी ब्लू लाइन क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बीच बीच में आते हैं, ब्लू लाइन, रेड लाइन, जो भी कलर है, और जो चैप्टर के एंड में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे एंड उसके आंसर्स एग्जैक्टली कैसे लिखना है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर कोई क्वेश्चंस है, कहीं पे कोई डाउट्स हैं, let me know in the comments below. Okay, press the like button. I'll see you in the next session. Bye.